इनको किसी भी चीज की पूर्ति नहीं हो रही थी, न ही इनके पास हथियार की पूर्ति हो रहा है, न ही इनके पास कह सकते हैं वस्त्र, लड़ाई करने के लिए जो इस तरह के जो वस्त्र चाहिए वह वस्त्र का जो है सही तरीके से सैनिक को मिल रहा है। और बाकी जो घर से कह सकते हैं कि भूख की समस्या है, घर में परेशानी की समस्या है, इन सभी समस्या के बावजूद आप युद्ध में नहीं लड़ सकते हैं। सैनिक विरोध करना चालू कर दिया रूस के सरकार के खिलाफ। तो रूस के सरकार ने क्या किया कि स्वयं प्रथम विश्व युद्ध में उतर गया युद्ध करने के लिए। प्रथम विश्व युद्ध में नेतृत्व करना स्वयं शुरू कर दिया यहाँ के सरकार। तो जार निकोलस ने प्रथम विश्व युद्ध का नेतृत्व करना शुरू कर दिया। और इस नेतृत्व करने के लिए जब जाएगा बाहरी मैदान में, तो जाहिर सी बात है कि इसका गद्दी खाली हो जाएगा। तो इस गद्दी पर बैठा दिया किसको? तो इसका अपना पति था, अपना ही रहता है सबका, तो अपने पत्नी को बैठा दिया जिसका नाम क्या था? जारीना। तो जारीना जो को बैठा दिया गद्दी पर। क्योंकि एक महिला को गद्दी पर बैठा देना और जो कि शायद नाकाम न हो, यह कहां तक उचित है। इनका नाम क्या है? जारीना। तो जारीना को गद्दी पर बैठा दिए कौन साहब? तो जार निकोलस। और साथ में देखा कि यह इधर देखिए, हेलो इधर, तो जारीना को जो है इतना योग्य नहीं थे, तो इनके लिए, इनको साथ देने के लिए एक पादरी थे, एक पोप थे, और इनको बैठा दिया इनको साथ देने के लिए जारीना को। यानी कि जारीना जो मैडम है इनकी गद्दी पर संभाली हुई है और इनको साथ दे रहे हैं एक पादरी जिनका नाम क्या है? रासपुटिन नामक एक पादरी जो है जारीना को मदद करते थे। और बाद में लेकर के इन दोनों के बीच में अफवाह भी चलने लगा, वही सेटिंग वाला। तो बाकी सब तो जनता में जब यह बात फैला तो जनता ने पूरी तरह से जो है जार निकोलस का विरोध करना शुरू कर दिया। सिर्फ इसको लेकर के नहीं, समस्या को लेकर के। चलिए, जब विरोध किया जा रहा था तो पहली बार देखने को मिला कि लेनिन जो है इस युद्ध में शामिल हो जाता है। लेनिन कौन रहते हैं? तो लेनिन भी स्वतंत्रता के विचारक रहते हैं, लोकतंत्र के समर्थक रहते हैं। परंतु जार निकोलस जो है इनको अपने देश से निकाल दिया जाता है और इनको स्विट्जरलैंड भेज दिया जाता है। कहाँ? स्विट्जरलैंड। लेकिन स्विट्जरलैंड से जैसे ही जब इनको बात पता चलता है कि जो 1917 ईस्वी में रूस की जनता सरकार का विरोध कर रहा है, तो रूस की जनता जब सरकार का विरोध कर रहा है तो यह बात सुनते ही लेनिन पुनः आ जाते हैं कहाँ? रूस, और जनता का समर्थन करना शुरू कर देते हैं। हालांकि एक बात का रीजन और भी रहता है कि पहले से रूस में जो कार्ल मार्क्स के जो विचारक जो पैदा हुए थे उसमें हम एक बात छोड़ दिए कि वहां पर एक तरह से रूस में देखे कि कार्ल मार्क्स के विचारक जो हुए थे उसमें क्या हुआ था कि पहली बार रूस में पार्टी का भी स्थापना हो गया था, जो कि एक कह सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी था। क्या? कम्युनिस्ट। तो कम्युनिस्ट पार्टी भी स्थापित हो गया था रूस में। और यह कम्युनिस्ट पार्टी बनाया गया था किसके द्वारा? तो प्लेखानोव के द्वारा। किसके द्वारा? प्लेखानोव के नेतृत्व में पहला बार रूस में कम्युनिस्ट पार्टी बनाया गया था। यह बात बड़ा ही महत्वपूर्ण है जो कि हम कार्ल मार्क्स के विचारक वाला में रहने दिए थे। कार्ल मार्क्स का जब विचार पूरे रूस में फैला तो रूस में एक व्यक्ति थे प्लेखानोव, और उनके नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया गया था। इसके बाद प्लेखानोव का जो यह पार्टी था यह पूरे रूस में शामिल हो गया था, फैल गया था, जिसको कह दिया गया नाम बदल के रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी का एक छोटा रूप कह सकते हैं, खंड कह सकते हैं। तो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना 1897 ईस्वी में किया गया था प्लेखानोव के नेतृत्व में, परंतु यह पार्टी अधिक दिन तक नहीं चल पाई। यह 1903 ईस्वी में यह पार्टी दो भाग में टूट जाती है। 1897 ईस्वी में जो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी बना था, इस पार्टी में सब तरह के लोग शामिल थे। इसमें मध्यम वर्ग भी शामिल थे, मध्यम के अलावा कुछ श्रमिक वर्ग के भी लोग जुड़े हुए थे। इसके अलावे कह सकते हैं जो निम्न वर्ग, जो एकदम कैटेगरी है निम्न, वह वर्ग भी शामिल थे। यानी कि पूरी तरह से अमीर वर्ग के लोग कोई है नहीं है, पूरा गरीब इस पार्टी में भरा पड़ा है। जो मध्यम वर्ग होते हैं यह बाकी दोनों से अलग होते हैं।
मध्यम वर्ग थोड़ा सा पढ़े लिखे होते हैं, थोड़ा सा क्या अच्छा खासा पढ़े लिखे होते हैं, और यह लोग जो होते हैं बाकी से देखें कि भिन्न देखने को मिलता है। और मध्यम लोग की संख्या यहाँ पर अल्प है, क्या है, अल्प, कम है, सम है और फ्यू है। और श्रमिक और निधन लोग का क्या है, मत अधिक है, बहुत ज्यादा है संख्या श्रमिक वर्ग का। तो यहाँ पर इस पार्टी को बोले कि जिस तरह से दो वर्ग है, तो 1903 में यह पार्टी टूट जाता है शिष्टाचार के आधार पर, शिष्टाचार के आधार पर। शिष्टाचार बहुत जरूरी है किसी भी व्यवस्था में होने का। अगर कितना भी कोई बड़ा पार्टी क्यों ना हो, यदि उस पार्टी में कानून व्यवस्था नहीं है, उस पार्टी में खुद का अनुपालन करने के लिए नियम नहीं है, तो वह पार्टी टूट ही जा सकती है। आप चाहे छोटा मोटा गांव भर का संघ देख लीजिए, यूनियन देख लीजिए, या बड़ा पार्टी कांग्रेस या बीजेपी, कोई भी पार्टी में अपना उसका एक टर्म्स एंड कंडीशंस रहता है जिसको फॉलो करना पड़ता है। और यह जो पार्टी बना हुआ है, इसमें जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं, इनको क्या पता होता है कि उस तरह के जो हम शिष्टाचार का पालन नहीं कर पाते हैं, और जो मध्यम लोग होते हैं वह थोड़ा सा डिसिप्लिन में रह जाते हैं। तो इसी को लेकर के यह पार्टी दो भाग में 1903 में टूट जाती है। एक रहते हैं अल्प मत वाले और एक रहते हैं बहुमत वाले। बहुमत में रहते हैं श्रमिक वर्ग के लोग और अल्प मत में रहते हैं शिक्षित लोग, या कह सकते हैं कि मध्यम लोग। इनको कहते हैं कि यह मेन सेविक है, क्या है, मेन सेविक। और इनको कहा जाता है कि यह बोल सेविक है, बोल सेविक। तो बोल सेविक कुछ नहीं है बल्कि यह श्रमिक वर्ग का एक नाम दिया गया है, संगठन का नाम है बोल सेविक। जैसे बोलते हैं बोल सेविक, मतलब समझिए कि श्रमिक वर्ग के लोग, निम्न वर्ग के लोग जिसमें किसान वगैरह शामिल है। जैसे बोलेंगे मेन सेविक, इसमें समझिए कि थोड़ा सा पढ़े लिखे हो जाएंगे लोग, थोड़ा सा समझदार बुद्धिजीवी लोग। बस यही अंतर है जो कि बहुत जरूरी था इस बात को समझना। तो 1900 हम पुनः वापस आते हैं लेनिन के पास। जो वहां के जनता 1917 में विरोध करना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि यह लोग चाह रहे हैं कि हम युद्ध में शामिल नहीं हो। रूस की सरकार चाह रहा है कि 1914 में लड़ाई चल रहा विश्व युद्ध, हम उसमें शामिल नहीं हो। और इसी का फायदा उठा लेते हैं कौन? लेनिन। और लेनिन आते हैं इस युद्ध में विरोध करने के लिए, जनता के समर्थन देने के लिए। तो जनता का उत्साह बहुत अधिक बढ़ जाता है, और इतना अधिक बढ़ जाता है कि यह एक महान क्रांति का रूप ले लेता है। यही है लेनिन। तो लेनिन के आ जाने से यह युद्ध कह सकते हैं कि बहुत आगे बढ़ जाता है। 1914 से 1917 ईस्वी में यहाँ की जनता रूस के खिलाफ पुनः क्या करती है कि सेंट पीटर्सबर्ग पर चढ़ाई कर देता है, और वही रोटी दो का नारा लगाना शुरू कर देता है कि रोटी चाहिए, रोटी चाहिए। और फिर से कहते हैं कि तो आम बात है, एक बार और हुआ था 1905 में, फिर से हो रहा 1917 में। इसमें क्या है? निकाल बंदूक, लगा निशाना इन कुत्तों पर, है कि नहीं? तो यही बात बोलता है कौन? वहां के राजा। और सरकार ने जिस तरह से फैसला लेता है, तो सारे सैनिक इसका विरोध करना शुरू करते हैं। सैनिक विरोध हो जाते हैं जार निकोलस के। अब जार निकोलस का जो है स्थिति दयनीय हो जाता है। कोई भी सरकार रहता है, चलता है सैनिक पर ही, और सैनिक ने ही इसका विरोध कर दिया। कहता है कोई बात नहीं, मेरा एक और रेजिमेंट है। रेजिमेंट क्या होता है? सेना के टुकड़ी को रेजिमेंट कहते हैं, रेजिमेंट। तो एक और रेजिमेंट रहता है जो कि वहां के सरकार बहुत ज्यादा भरोसा करता था उस ग्रुप पर, समूह पर, जिसका नाम क्या था? प्रेओब्राजेंस्की नामक एक रेजिमेंट रहता है जो कि सैनिक का समूह है। इस पर सरकार बहुत ज्यादा भरोसा करता है, परंतु इस भरोसा को भी पानी से फेर देता है प्रेओब्राजेंस्की नामक रेजिमेंट। अब रूस के सरकार समझ गया कि जो है खतरा है। यह घटना मार्च 1917 ईस्वी में देखने को मिला था। 7 मार्च के दिन, 7 मार्च 1917 ईस्वी को सभी लोग जो है सेंट पीटर्सबर्ग की ओर जा रहे थे, रोटी दो के नारे लगाते हुए। और इस विरोध में पहली बार महिला भी शामिल हो गई थी अगला दिन, यानी कि 8 मार्च 1917 ईस्वी को। और यह युद्ध एक पहला बार ऐसा युद्ध हुआ पूरे विश्व में जिसमें खुद महिला युद्ध करने के लिए रोड पर, मैदान पर आई है कि नहीं? और यह बड़ा ही एक तरह से सफल आंदोलन हुआ, और इसमें सरकार जो है रूस की हट गई। इसलिए 8 मार्च को यूएनओ के द्वारा 1975 में यह फैसला ले लिया गया कि क्यों ना जो है 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में हम मना दें, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस।
चलिए यह तो खैर अलग बात हो जाती है। देखिए इसके बाद देखने को मिलता है कि यह बात जब 1917 में मार्च महीना में हुई, तो इसके बाद पुनः विश्व युद्ध में यहाँ पर पहली बार देखे कि 1917 ईस्वी के बाद पहला बार किसी श्रमिक वर्ग का शासन आ जाता है रूस में। श्रमिक वर्ग आ जाते हैं शासन करने के लिए, लोबाव का शासन आ जाता है। लोबाव एक श्रमिक वर्ग का आदमी है, एक कह सकते हैं बुर्जुआ, क्या बुर्जुआ वर्ग के लोग हैं। बुर्जुआ समझते हैं जो वही मजदूर वाले वर्ग का होता है, हमको बंधुआ बोल सकते हैं, बुर्जुआ बोल सकते हैं, बंधुआ वर्ग के लोग रहते हैं। लोबाव शासन करने लगते हैं, लेकिन लोबाव जैसे ही शासन में आता है इससे भी जनता संतुष्ट नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि लोबाव आते हैं और यहाँ के लोगों को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक छूट प्रदान करते हैं, राजनीतिक छूट देते हैं, परंतु अभी भी वैधानिक रूप से शासन स्थापित नहीं हो पाता है। तो लोबाव के शासन को भी हटा दिया जाता है और फिर नया सरकार आता है केरेंस्की का। किसका? केरेंस्की नामक फिर एक गद्दी पर व्यक्ति बैठते हैं और केरेंस्की ने अपना यहाँ पर देखे कि राजनीतिक अधिकार भी दिया और व्यक्तिगत अधिकार भी दिया, परंतु यहाँ के लोग चाह रहे थे कि हम युद्ध से अलग रहें, लेकिन केरेंस्की ने विश्व युद्ध में यहाँ के देश को शामिल रखा। इसको लेकर के यहाँ के जनता फिर केरेंस्की का विरोध करना शुरू कर देती है। परंतु लेनिन के समय में जब लेनिन इसका जो यहाँ पर आ जाते हैं, तो लेनिन के द्वारा समर्थित जनता ने एक बार पुनः केरेंस्की के सरकार को बदलना शुरू करते हैं। केरेंस्की नवंबर में आते हैं। केरेंस्की जब यहाँ पर शामिल हो जाते हैं युद्ध में, तो एक नया मोड़ ले लेता है युद्ध का और केरेंस्की के सरकार को लेनिन के द्वारा हस्तांतरित कर दिया जाता है। लेनिन हटा देते हैं और लेनिन हटाते कैसे हैं? तो पूरी जनता का समर्थन प्राप्त करते हैं। जनता तो विरोध कर ही रहे थे केरेंस्की के सरकार का, और अप्रैल 1917 ईस्वी में एक संरचना बनाया। संरचना किस तरह का? तो विचार का संरचना, जिस तरह से प्लान बनाया, संरचना हम कह सकते हैं विचार का संरचना, एक तरह से प्लान बनाया, एक योजना बनाया, योजना, और उस योजना को अप्रैल महीना में बनाया था, इसलिए इस योजना को अप्रैल थीसिस भी बोला जाता है। अप्रैल थीसिस क्या है? तो कुछ नहीं, बस लेनिन के द्वारा बनाया गया एक योजना है, प्लान है, जो कि किस तरह से केरेंस्की की सरकार को हटाना है। यही सब बात विचार इस थीसिस में, इस एक रजिस्टर्ड में पेज में लिखा हुआ था, जिसे अप्रैल थीसिस कहा गया। इसमें क्या किया गया कि नवंबर महीना में जितना जो रूस में कह सकते हैं कि रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन हो, डाक ऑफिस हो, क्या कहते हैं, डाक कार्यालय हो, रोड हो, इन सब पर जितना जो सरकारी संस्थान है सभी जगह हड़ताल किया गया और पूरी जनता का समर्थन विरोध देख करके केरेंस्की ने भी जो है अपना जो है गद्दी छोड़ दिया और लेनिन के नेतृत्व में नया शासन लागू हो गया रूस में। और लेनिन जो था एक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था, किसका? तो श्रमिक वर्ग का। किसका? तो किसान का। किसका? मजदूर का। तो इस तरह से कह सकते हैं कि दुनिया का पहला ऐसा देश जहां पर श्रमिक वर्ग का नेतृत्व द्वारा शासन किया जा रहा है, वह देश बन गया रूस। यानी कि दुनिया में पहला बार साम्यवादी का शासन स्थापित हो गया। साम्यवादी शासन तो बाद में इसको कहा गया कि बोल्शेविक का शासन आ गया। किसका? बोल्शेविक का। और बोल्शेविक पार्टी या जो भी समूह है, संघ, इसका नाम बदल कर दिया गया साम्यवादी पार्टी रूस। साम्यवादी पार्टी रूस का एक नया शासन, रूस में एक नया शासन आ गया, पहला बार साम्यवादी पार्टी का रूस में शासन चल गया। और जिस तरह से श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग क्या रखते हैं? तो हंसुआ है कि नहीं, हथौड़ा। तो हंसुआ और हथौड़ा को जो है एक प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया, यानी कि किस तरह से जो है पंजा होता है किसका? कांग्रेस का, उसी तरह से जो है हंसुआ और हथौड़ा किसका चिन्ह बना दिया गया? तो साम्यवादी पार्टी का। भारत में भी साम्यवादी पार्टी है, CPI। देखिए, तो इस तरह से रूस में शासन हो जाता है। लेकिन एक बात देखते हैं कि साम्यवादी शासन का रूल रहता है कि सब पर जो है सरकार का शासन होना चाहिए। सरकार का रहेगा अधिकार, जितना जो वस्तु है और
सेवा है। लेकिन एक देश है इसके विरोध में, कौन? अमेरिका। अमेरिका जो कि कहता है कि हम पूंजीपति वाला देश बनाएंगे। तो एक देश है जहां पर वस्तु सेवा पर सरकार का अधिकार रहेगा और एक पूंजीपति का रहेगा। यह देश पहला बार बन गया रूस। तो जाहिर सी बात है कि रूस और अमेरिका में एक तरह से विरोध का भावना रहेगा। तो यहां से शुरुआत हो जाता है रूस और अमेरिका के बीच अलगाव का। यह बन गया समाजवादियों का देश, यह बन गया पूंजीपतियों का देश। दो देश यहाँ पर देख रहे हैं कि अलग हो गया। लेकिन जैसे ही रूस में समाजवादी का शासन आया तो पूरे दुनिया को संदेश दिया कि जितना जो औपनिवेशिक देश है, जहां पर गरीब किसानों पर अत्याचार हो रहा है, वह रूस का नियम अपनाए, अपने आप को स्वतंत्र करे। अमेरिका भी इससे डरना शुरू हो गया, डरने लगा कि यदि साम्यवाद का प्रसार अमेरिका में हो जाएगा या बाकी यूरोप के देशों में हो जाएगा तो इनका मार्केटिंग ठप पड़ जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो इसको लेकर के अमेरिका ने विरोध करना शुरू किया। तो यहां से ही अब रूस में हस्तक्षेप होना शुरू हो गया। तो एक अब हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह से बोल्शेविक क्रांति के सफल होने के बाद रूस में किस तरह से अमेरिका का हस्तक्षेप बढ़ने लग जाता है। जिस तरह से देखते हैं रूस में लेनिन का शासन आ जाता है और इसके विरोध में अमेरिका के साथ साथ इंग्लैंड भी मिल जाता है, फ्रांस भी मिल जाता है। सब लोग मिल करके अब रूस को चाह रहे हैं कि इसका यहाँ साम्यवादी का शासन नहीं हो, पूंजीपति का शासन हो। और लेनिन अब कह रहा है कि जो है हम चलेंगे तो श्रमिकों का वर्ग लेकर के। इसको लेकर के जब विदेशी हस्तक्षेप हुआ तो लेनिन ने अपना एक विदेश मंत्री बना दिया, किसको? ट्राटस्की नामक एक व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति को। और ट्राटस्की कह सकते हैं कि वह साम्यवादी पार्टी का महासचिव था उस समय, ट्राटस्की, और वहां का राजा शासक हो जाएंगे प्रधानमंत्री लेनिन। तो ट्राटस्की ने अपना एक नियम निकाला विदेशी हस्तक्षेप को रोकने के लिए। उन्होंने क्या किया कि लाल कुर्ती सेना का गठन किया। लाल कुर्ती सेना क्या करती थी? जो भी विदेशी लोग यहाँ पर हस्तक्षेप करेंगे उनका विरोध करती थी लाल कुर्ती की सेना। या लाल लाल ड्रेस में रहते थे, जैसे भी हो। और एक इन्होंने बनाया क्या? तो चेक का। जरूरी नहीं है कि दुश्मन बाहरी लोग ही हो। अगर ऐसा रहता तो भारत में आतंकवाद या बाकी कोई भी देश में आतंकवाद का सामना नहीं करना पड़ता। जो देश के अंदर है उसको कहते हैं टेररिस्ट, आतंकवादी है। और बाहर है तो सामने दिख जाते हैं, लेकिन अंदर के कौन देखेगा? तो अंदर को देखने के लिए एक गुप्त पुलिस संगठन बना दिया ट्राटस्की ने। गुप्त पुलिस संगठन का काम है कि तुम अंदर के हो रहे विद्रोहियों को दबाओ, और लाल कुर्ती का काम है कि तुम बाहरी जो हस्तक्षेप है, जो विदेशी आक्रमणकारी हैं उनको दबाइए, विदेशी लोगों को अपने हटाइए। तो इस तरह से देख रहे हैं कि लेनिन ने अपने देश को बचा लिया। परंतु इसका कथन है साम्यवादी होने का कि जितना भी वस्तु है, सेवा है, उस पर अधिकार सरकार का रहेगा। चलो ठीक है। इससे रूस में जो भी औद्योगिक लोग रहेंगे, यानी जो पूंजीपति वर्ग, जो जमींदार वर्ग, जो भी बड़ा बड़ा वर्ग के जो लोग रहेंगे, वह जाहिर सी बात है कि लेनिन के द्वारा लिए गए इस फैसले से नाखुश रहेंगे। तो इसको लेकर के भी अब दिक्कत समस्या होना शुरू हो गया। रूस की सरकार, लेनिन ने क्या किया कि जमींदार से जमीन लेता, जमींदार से, और किसान को दे देता था खेती करने के लिए। अब जो खेत है इस पर कब्जा तो रहेगा रूस के सरकार का, परंतु किसान लोग को जब दिया जाता था तो इनसे जो खेत में जो उत्पादन होता था उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता था, कर लिया जाता था। और यह कर किसके पास जाएगा? तो सरकार के पास। किसान मन से खेती नहीं करते थे, जाओ हम खेती ही नहीं करेंगे मन से। क्यों? क्योंकि उत्पादन कर रहा और सरकार लेके चल रहा। तो यही तो रूले है साम्यवादी शासन में कि जो वस्तु रहेगा, सेवा रहेगा, उस पर अधिकार रहेगा सरकार के। वही फैसला लेगा किसको कितना अनाज मिलेगा। तुम कमाओ दिन भर, कोई कमाएगा 8 घंटा, कोई कमाएगा 12 घंटा, सबको मिलेगा बराबर अनाज। आपको मंजूर है? नहीं। क्यों? क्योंकि रूले गलत है। इसीलिए इन्होंने, यहाँ के किसान ने जो है मेहनत किया, कोई ज्यादा किया कोई कम किया, और ले लेता था सरकार। और सरकार फिर पुनः सभी किसानों को अनाज देता था, लो सबके बराबर लो। तो सबके बराबर देना उचित नहीं ना है। जो जितना काम करेगा उतना ही उसको मिलना चाहिए फल। इसीलिए जो है यहाँ एक समस्या उत्पन्न हो जाती है लेनिन द्वारा लिया गया इस फैसला से। अब दिक्कत क्या होता है कि अब क्या करा जाए। किसान ने क्या किया कि अनाज को टैक्स देने से बचाने के लिए अनाज को जलाना शुरू कर दिया कि लो हम टैक्स नहीं देंगे, अनाज लेना है, लो अनाज के जला दिया। इससे क्या होगा? परेशानी हो जाएगी। तो 1920-21 के समय में, 1920 में रूस में बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति खराब हो गया, भूखमरी की समस्या पुनः वापस आ गई।
अब लेनिन समझ गया है कि अगर इस तरह से रहेगा माहौल तो किसान सही से काम नहीं कर पाएगा। तो 1921 ईस्वी में एक नया आर्थिक नीति आता है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति। और इस नई आर्थिक नीति में किसानों को जमीन को वापस लौटा दिया जाता है और कहा जाता है कि है तो जमीन सरकार का, परंतु आप चाहे जैसे इस्तेमाल कीजिए, और एक फिक्स रकम तय कर दिएगा कि हम इतना ही टैक्स लेंगे, अगर इससे ज्यादा आप उपजाते हैं तो वह सब आपका, चाहे जैसे वह अनाज को इस्तेमाल कीजिए। किसान लोग खुश हो गए, चलो बढ़िया बात है। तो 1921 में जो नियम आया था, नई आर्थिक नीति, वह रूस के सभी लोगों के लिए हेल्प किया। औद्योगिक जो लोग थे, पूंजीपति लोग थे, उनके लिए भी छूट दिया गया। कहा गया कि वह कंपनी जिसमें 20 लोग से कम वर्कर्स हैं उनको सरकार राष्ट्रीयकरण नहीं करेगा, यानी कि वो आपका अपना है। 20 लोग से ज्यादा हैं तब सरकार उसका राष्ट्रीयकरण करेगी, नहीं तो आप एक तरह से स्वतंत्र जैसे अपना कंपनी चलाना है चलाइए। यदि मान लेते हैं व्यापारियों लोग को अगर छूट नहीं दिया जाएगा तो बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि भारत में बहुत सारा रोड पर ठेला लगते हैं और ठेला के लिए कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हालांकि वहां के लोकल लोग द्वारा कुछ कुछ डिमांड किए जाते हैं उन लोगों से, लेकिन सरकार द्वारा किसी तरह का सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि यदि आप ठेला लगाना चाहते हैं तो आपकी यह योग्यता होनी चाहिए कि 10वीं पास होना चाहिए। आप सब्जी के ठेला लगा रहे हैं तो आपको जो है बोटनी में ये होना चाहिए, ऐसा कोई नियम कानून नहीं है, आप भी ठेला लगा सकते हैं। हालांकि तो नहीं लगेगा, परंतु क्या होगा, जब ठेला लगाने के लिए अगर लाइसेंस आवश्यक कर दिया जाएगा तो इसको लेकर के बहुत सारा ठेला गायब हो जाएगा, मतलब नहीं लगाएंगे लोग। क्यों लगाएंगे, अब ठेला के लिए भी लाइसेंस चाहिए। तो इसी तरह का नियम लगाया गया कि जो भी कंपनी है जहां पर 20 लोग से कम काम कर रहे हैं वहां पर किसी तरह के सर्टिफिकेट की आवश्यकता, यानी राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा नियम लाया गया 1921 में, बहुत अच्छा नियम था। परंतु 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो जाती है। 1924 में लेनिन मर जाता है, मृत्यु हो जाता है लेनिन का, और इसके बाद राजगद्दी के लिए फिर से उत्तराधिकार के लिए लड़ाई होना शुरू हो जाता है। और इसके बाद यहाँ पर गद्दी संभालते हैं स्टालिन। कौन? स्टालिन। और स्टालिन ने पुनः राजतंत्र को लाने का प्रयास किया, लोकतंत्र के समूल नष्ट कर दिया और फिर से पुराना स्थिति खराब हो गया। हालांकि स्टालिन द्वारा लिए गए फैसले से रूस को एक ताकतवर देश बनने में मदद किया। दूसरा विश्व युद्ध बनने के पहले रूस एक शक्तिशाली देश बन गया था। परंतु 1953 ईस्वी में स्टालिन की भी मृत्यु हो जाती है और यही प्रक्रिया चल रहा होता है। इस समय तक रूस, अमेरिका और रूस के बीच एक तरह से शीत युद्ध का जो है सामना करना पड़ गया। और यह शीत युद्ध जाकर कब हुआ खत्म? 1991 में। यहाँ से कंपटीशन एग्जाम बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है कि किन वहां के शासक कौन थे जिस समय रूस का विखंडन हुआ था। देखिए 1985 ईस्वी में चुनाव होता है और इस चुनाव में रूस में शासक बनते हैं कौन? मिखाइल गोर्बाचोव। मिखाइल गोर्बाचोव। इसके बाद रूस 1985 में इन्हीं के नेतृत्व में रूस में शासन चलता है। परंतु 1991 ईस्वी में, 91 लिखा रहा है, 19,991। देखिए 19,991 ईस्वी में नहीं, 1991 ईस्वी में रूस का विखंडन होता है 15 देश में। हम 15 देश को देखने वाले हैं, आखिर यह 15 देश कौन है। देखिए रूस टूट तो 15 देश में। देखिए रूस में 3 देश पहले अलग हुआ, 3 देश। यहां से भी क्वेश्चन आ चुका है कि रूस से विखंडित होने वाला सबसे पहला देश कौन था? एस्टोविया था। कौन? एस्टोविया एक देश अलग हुआ। लिथुआनिया के पहले लाटविया देखते हैं। लिथुआनिया बाल्टिक देश है सब, लिथुआनिया। इसके बाद फिर अलग देश कौन हुआ? तो भारत के ऊपर देखिएगा नॉर्थ वाला इलाका में, यहां से शुरू करते हैं तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। इसके बाद देखेंगे तुर्कमेनिस्तान। इसके बाद देखेंगे उज्बेकिस्तान। इसके बाद फिर रूस से अलग होने वाला बाकी जो देश था क्या? मोल्डोविया था, बेलारूस। देख रहे हैं कितना देश हो गया? 5, 3, 8।
दुदस बेलारूस। जॉर्जिया के बारे में देखेंगे, जॉर्जिया भी अलग हुआ इसी से। अर्मेनिया हुआ और एक देश अजरबैजान हुआ। जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान, 3 और 2 5, 5 5 10, 3 13, बाकी 2 कौन हो गया? एक हमारा रूस हो गया, है कि नहीं? एक आप देख लीजिएगा, हमरा नहीं याद है। चलिए, तो यहाँ तक इस वीडियो में रहने देते हैं। धन्यवाद।